नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल, जिसमें आज बात करेंगे चालाक चीन की। हम आपको एलएसी की वो खबर दिखाएंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिनपिंग की बुज़दिल सेना की भी बात होगी, तो वहीं उनके छोटे भाईजान इमरान खान की करतूतों का पर्दाफाश करेंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर सबसे बड़ा खुलासा आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। साथ ही हम चर्चा राजनाथ सिंह के ईरान दौरे की भी करेंगे, जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। क्यों उड़ा दी है यह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कैसे अमेरिका ने ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया है। जी हां, फुल एंड फाइनल की शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और वो बड़ी खबर क्या है? वो ये है, बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है अमेरिका। हिंद महासागर में अमेरिकी जंगी बेड़े सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। गुआम एयरबेस पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें हमारे सामने, एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु बॉम्बर और मिसाइलें पूरी तरह से रेडी हैं। और ये तस्वीरें इस बात के साफ संकेत दे रही हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा करने जा रहा है अमेरिका। हिंद महासागर में यूएस जंगी बेड़े जिस तरह से सुपर डुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, गुआम एयरबेस पर यह जबरदस्त तैयारी नजर आ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु बॉम्बर, मिसाइलें रेडी हैं। बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका, इस बात के साफ संकेत देती हुई ये तस्वीरें। और हम सब ये जानते हैं कि चीन को किस तरह से चौतरफा घेरने में इस वक्त अमेरिका लगा हुआ है। इसकी डिटेल्स कुछ हमारे पास है, वो आपके साथ हम जरूर शेयर करना चाहेंगे। और इस बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अमेरिका की तरफ से ये जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं, ये क्या साबित कर रही हैं। चीन को चौतरफा दरअसल घेर रहा है अमेरिका। एयरक्राफ्ट यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी में तैनात हैं। किस चीज के लिए? चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए। एयरक्राफ्ट यूएसएस रोनाल्ड रीगन गुआम नेवल बेस पर परमाणु हमला करने में सक्षम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर प्लेन B-1B तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी तैयारी नजर आ रही है अमेरिका की। आप देखिए जिस तरह से अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह से वॉर के लिए तैयार नजर आ रहा है। डियागो गार्सिया में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या हुआ है? मध्य रेंज की बात कर लेते हैं। यहां पर गैर न्यूक्लियर जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलों की एशिया में जल्द तैनाती का पूरा प्लान बना लिया गया है। इसके अलावा कई मिसाइल सिस्टम ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में भी मौजूद हैं, जिन्हें वक्त पड़ने पर तुरंत एक्टिव किया जा सकता है। तो सुपर एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है अमेरिका। और हिंदुस्तान की क्या तैयारी, इसकी डिटेल्स जरूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को दिखा दें। लद्दाख टू अरुणाचल एक्शन में भारतीय फौज नजर आ रही है, भारतीय सेना नजर आ रही है। चीन की हरकतों के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। लिपुलेख में हेलीकॉप्टर से चौकसी बढ़ा दी गई है। एलएसी पर लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं। मनाली से लेह तक ऑल वेदर रोड बनकर तैयार है। और फिंगर एरिया पर भी भारत ने सेना की तैनाती बढ़ाई है। और अब देखिए ये भारत की तैयारी की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लिपुलेख में हेलीकॉप्टर से किस तरह से चौकसी की जा रही है, दुश्मन के हर इरादे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो वहीं लद्दाख में फाइटर प्लेन की दहाड़ से दुश्मन का हौसला पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मनाली से लेह तक ऑल वेदर रोड भी बनकर तैयार हो गई है, जिससे अब किसी भी वक्त सड़क मार्ग से एलएसी और एलओसी दोनों पर डायरेक्ट जाया जा सकता है। और यही सारी वो तैयारियां हैं जो कहीं ना कहीं चीन की बेचैनी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। और चीन में इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है कि सर्दियों में हमला बोल सकता है हिंदुस्तान चीन के ऊपर। और इस वक्त हमारे साथ तमाम बड़े खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। देखिए रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अनिल त्रिगुनायत साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा शकील अहमद साहब ईरान से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, स्क्रीन पर नजर आएंगे, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो मुलाकात हुई है ईरान के रक्षा मंत्री के साथ,
वो क्या संकेत देती हुई नजर आ रही है चीन को और पाकिस्तान दोनों को, इस पर बात करना जरूरी है। इसके अलावा इस्लामाबाद से फखर यूसुफजई साहब, बहुत सीनियर सहाफी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे संवाददाता कसवर अब्बास इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी डिफेंस करस्पॉन्डेंट हमारे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इन सब का रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ब्लैक टॉप विजय पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 24 अगस्त को ही फाइनल हो गया था पूरा प्लान कि कैसे ब्लैक टॉप पर कब्जा करना है। लोकल कमांडर्स ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। 100 मिनट के अंदर जवानों ने पूरी की चढ़ाई। प्लान से भी कम वक्त में पहाड़ियों पर लहरा दिया गया तिरंगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिससे आज हम फुल एंड फाइनल की शुरुआत अब करने जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में यह जानना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात जिस तरह से पीएलए के सैनिकों को खदेड़ा था हिंदुस्तान के वीर जांबाजों ने, उसकी कहानी हम सबको पता है। और यह भी जानकारी सामने आई थी कि दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए पीएलए के जवान आगे आ सकते हैं, इसका इनपुट 24 घंटे पहले ही मिल गया था। लेकिन अब यह जानकारी सामने आई है कि 24 तारीख को ही यह तय कर लिया गया था, पूरी प्लानिंग बना ली गई थी कि कैसे ब्लैक टॉप पर कब्जा करना है। तो ब्लैक टॉप पर यह जो विजय है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इस जानकारी का सामने आना कि 24 अगस्त को ही दरअसल पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पैंगोंग त्सो का दक्षिण, देखिए मैंने पैंगोंग त्सो का नाम लिया और पूरा मैप इस वक्त हमारे सामने आ चुका है कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या। ये है ब्लैक टॉप जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ब्लैक टॉप और इससे लगा हुआ हेलमेट टॉप, इस पर कब्जा किया जा चुका है, ये हम सबको पता है। और ये हमारी बहुत बड़ी बढ़त है जिसकी वजह से चीन आज झुका हुआ नजर आ रहा है, बातचीत की टेबल पर आने के लिए बार बार गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर यह जो कब्जा किया गया, इसकी पूरी प्लानिंग दरअसल 24 अगस्त को ही हो गई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। 120 मिनट का ऑपरेशन 100 मिनट में पूरा हुआ। सुबह से पहले ही इन ऊंची चोटियों पर जवान पहुंचे। स्पांगुर इलाके पर 2000 जवानों की दरअसल नजर थी। कब्जे के लिए आए चीनी जवानों को बड़ा सदमा लगा। उनको लगा कि ये क्या हो गया, कैसे पता चल गया भारतीय फौज को। भारत के अचानक एक्शन से चीनी सेना और पीएलए के जवान हैरान थे। चोटी पर मौजूद जवानों ने पीएलए को भगा दिया। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल भी तैनात थी। ऑपरेशन के दौरान वार्निंग फायर भी करना पड़ा। यह अहम जानकारी हमारे पास आ रही है कि हवाई फायर हुआ है, वार्निंग फायर किया गया है हिंदुस्तान के जवानों की तरफ से। तो ये पूरी स्थिति जो है ये आपने देखी। और ब्लैक टॉप पर विजय की कहानी में अब एक और अहम बात जुड़ गई है कि 24 अगस्त को ही पूरी प्लानिंग दरअसल हो गई थी। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल है, उनका हम जल्दी जल्दी से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब देखिए ये बिल्कुल नई जानकारी सामने आई है कि दरअसल 24 अगस्त को ही हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पूरी तैयारी कर ली थी, प्लानिंग कर ली थी कि कैसे ब्लैक टॉप पर कब्जा करना है, और वो इसमें पूरी तरह से सफल भी रहे। बिल्कुल, अगर आपको मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि ये दोनों पोस्ट जो हैं, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जी, ये 1962 से हमारे पास नहीं है। इनके ऊपर कब्जा करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि स्पांगुर से उनका जो पूरा कैंप है और जो अप्रोच है उनकी स्पांगुर से, और जो पैंगोंग त्सो के साउथ से जो उनकी अप्रोच है हमारे चुशुल हाइट्स की तरफ आने की और चुशुल मैदान की तरफ आने की, वो सारी ब्लॉक हो जाती है। हाँ। उन्होंने अपना सर्वेलेंस सिस्टम लगाया हुआ था, रडार सिस्टम लगाया हुआ था। हमारे जवानों ने जाके उनका सर्वेलेंस और रडार सिस्टम हटा दिया। बिल्कुल, वो पहले हमारे इलाके में देख पा रहे थे और हमारी सर्वेलेंस कर पा रहे थे। अब वो हमारे इलाके में ना देख सकते हैं, बल्कि हम उनके इलाके में देख सकते हैं। और अब क्या है कि वो कोई भी ऑफेंसिव उस एरिया से, साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो से किसी भी हालत में नहीं कर सकते। दूसरी बात है, ये एक अकेला एरिया नहीं है।
भारत ने पहले भी, जब आपको याद होगा, बार बार मैं आपके जब चैनल पे आता था हमेशा कहता था कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस है ऑन द टेबल, और हम लोग ऑप्शन के बारे में सोचते भी रहते हैं, रिहर्स भी करते रहते हैं, और हमें पता है कि किस टाइम पर क्या करना है। बिल्कुल जब बिल्कुल, ना सिर्फ पता है बल्कि जबरदस्त तरीके की प्लानिंग भी होती है और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी जाता है। अनिल त्रिगुनायत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, अपने आप में यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अब यह जानकारी आ रही है कि 24 तारीख को ही प्लानिंग हो गई थी, और आप देखिए हेलमेट टॉप पर, ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद किस तरह से चीन का रुख बदला है। अभी हमने मॉस्को में देखा है किस तरह से उनके रक्षा मंत्री की तरफ से यह पेशकश की गई, भाई बातचीत कर लीजिए, और फिर बातचीत हुई भी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर, क्योंकि जो ये बात कही जनरल अस्थाना ने भी, हमारी फौजें और फौजों का जनरली एक सिस्टम होता है कि आप पहले से ही पूरी तरह तैयारी करके रखते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, किस तरह आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनको हटा सकते हैं या उनको काउंटर कर सकते हैं। तो सारी प्लानिंग बहुत पहले से होती है। और इस बार हम लोगों ने जो चाइना अक्सर हमें सरप्राइज और डिसेप्शन का जो मोटिव देता था, उसमें हमने उनको एक तरह से मात दे दी। तो हमारी फौजों ने पहले से ही उस जगह चले गए। दूसरी बात रही बातचीत की, तो जैसा हम जानते हैं और आज गवर्नमेंट भी ये कह रही है और दोनों चाइना भी चाहता है, तो बात करने को हमेशा तैयार है। युद्ध के लिए भारत तैयार जब होता है जब सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये भी हमारा एक ताकत है, और उसको उनको पता है इस बात का कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और यही राजनाथ सिंह जी ने अपने जो काउंटर पार्ट थे वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, उनको सीधा बता दिया कि भैया आपको पीछे हटना पड़ेगा और स्टेटस को एंटी में जाना पड़ेगा। बातचीत हम हर तरह की अभी बिल्कुल, ये जो राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है चीन के रक्षा मंत्री के साथ, प्रोफेसर सुधीर सिंह साहब, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत लोगों का मत ये था कि भाई मुलाकात करनी ही नहीं चाहिए, बातचीत करनी ही नहीं चाहिए राजनाथ सिंह को। अब सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने भी सवाल उठा दिए कि भाई ये बहुत बड़ी हमसे भूल हुई है। आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? बातचीत तो क्यों ना हो? ये एससीओ के मंच पर के इतर मॉस्को में राजनाथ सिंह जी की वार्ता चीनी रक्षा मंत्री से हुई। अब इसमें अगर आप चीनी रक्षा मंत्री से बात नहीं करते तो आपको एससीओ का बायकॉट करना होता। तो कहीं न कहीं रूस के जो एक माने महत्व है, वो महत्व काफी घट जाता है, क्योंकि रूस अभी तक न्यूट्रल है और हमको या चाइना के बीच में एक अच्छे मध्यस्थ का रूल भी कर सकता है और हमें हथियार वगैरह देते रहता है, हमारे बरसों से संबंध है। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने वार्ता करी, एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि पूरी दुनिया ये न कहे कि भारत वार्ता से भाग रहा है, लेकिन सेना जमीन पर आगे बढ़ रही है और वार्ता भी हो रही है। चीन की नीति है और उसको हमने अपना के बढ़िया किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा गया है, और ये कहा भी गया है कि बातचीत के जरिए हम मसले का हल चाहते हैं, लेकिन ये तय करेगा रुख चाइना का कि बातचीत से कोई हल निकले या ना निकले। बहरहाल एक और अहम खबर, बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सर्दियों में हमला कर सकता है हिंदुस्तान, ये चीन में खबर जोरों पर है। जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, भारत की आक्रामकता से दरअसल डरे हुए चीन का ये नया शिगूफा है। दिल्ली की सरकार पर चीन ये कह रहा है कि राष्ट्रवादियों का दबाव है, और अगर हमला नहीं किया तो नेशनलिस्ट लोग नाराज हो जाएंगे। ये चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, और उसका ये एक और झूठ सामने आया है जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी बातों से साफ इस बात का इजहार कर रहा है कि दरअसल हिंदुस्तान की आक्रामकता से चीन को डर लगने लगा है। लेकिन इस खबर के तमाम पहलुओं से हम आपको जरा वाकिफ करा दें अपने एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले, और यह समझने की कोशिश करें कि चीन को आखिर डर क्यों लगने लगा है। दरअसल एलएसी पर भारत का रुख इन दिनों बहुत ज्यादा आक्रामक है, बहुत एग्रेसिव मोड में हमारी सेनाएं। भारत लगातार चीन को जवाब दे रहा है, और ऐसा वैसा जवाब नहीं, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। गलवान और पैंगोंग में चीन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लद्दाख से अरुणाचल तक भारत की स्थिति इस वक्त बहुत मजबूत नजर आ रही, ये भी हम सब जानते हैं। इसके अलावा एलएसी पर भारत की रणनीति जिनपिंग की समझ से परे है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ भारत की एंट्री हो चुकी है, और आपको याद होगा TV9 भारतवर्ष ने ही सबसे पहले आपको यह खबर दी थी कि हिंदुस्तान का नेवी वॉरशिप पहुंच चुका है साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए। तो दुनिया के सभी बड़े देश जो महाशक्तियां हैं वो भारत के साथ नजर आ रही हैं इस नाजुक मौके पर। यह भी कहीं ना कहीं चीन जानता है।
तो चीन की ये जो धमकी सामने आई है उसके बारे में जरा हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं। ये चीन की धमकी जो है वो वाया ग्लोबल टाइम्स आई है, जो कि वहां का सरकारी अखबार है। पीएलए पर जो पहला वार करेगा उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा करने में और गीदड़ भपकियां देने में माहिर है चीन। भारत राष्ट्रवाद कंट्रोल करे, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, ये लिखा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स में। और न्यूक्लियर पावर चीन से संभलकर कूटनीतिक डील करे भारत, तो यह भी बताया जा रहा है कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा लगातार हम चीन की सेना का देखते आए हैं और एक बार फिर अब वही नजर आ रहा है। लेकिन मनीष झा का मैं रुख करूंगा। मनीष, अब ये जो ग्लोबल टाइम्स के हवाले से दो खबरें अभी हमने दिखाई, एक में वो गीदड़ भपकियां देता हुआ नजर आता है और दूसरे में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की फौज की आक्रामकता से डरता हुआ भी नजर आ रहा है। कह रहा है ऐसा ना हो कि सर्दी में हमला कर दे हिंदुस्तान चीन के ऊपर। देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि 29 अगस्त की रात भारतीय सैनिकों की कार्रवाई के बाद चीन की सरकार और चीन की सेना दोनों को यह लगता है कि कहीं नया एलएसी का अलाइनमेंट तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलएसी को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। लेकिन इसके अलग मैं अब उम्मीद करता हूं कि 4 दिन के बाद जब एक बार फिर मॉस्को में दोनों देश के विदेश मंत्री रहेंगे, एससीओ की बैठक को एड्रेस करेंगे और दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बायलैटरल मीटिंग होगी, तब बहुत हद तक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की निकट भविष्य में होने वाली मुलाकात को लेकर चर्चा हो। और तब ये जो तनाव अभी दिख रहा है आपको, इसको कम करने के लिए वाकई कुछ गंभीर प्रयास किए जाए। ऐसी स्थिति में चीन इससे पहले की जो पोस्चरिंग है उसमें चीन दरअसल ये दिखाना चाहता है कि भारत अपनी तरफ से काफी अड़ियल है, भारत आक्रामक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 29-30 अगस्त की कार्रवाई के बाद चीन ने भारत को नए सिरे से देखना और समझने की कोशिश शुरू कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त तेहरान से जुड़ चुके हैं। और शकील अहमद साहब, थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिस तरह से ईरान के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात हुई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के जरिए भी चीन और पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश की गई है, खास तौर पर चीन को, कि ना तुम अगर जमीन पर कब्जा करने की नियत से आओगे तो ना वो बर्दाश्त किया जाएगा, और ना ही अगर हमारे किसी दोस्त को अपना बनाने की कोशिश करोगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? ये बहुत अच्छा ट्वीट था राजनाथ सिंह जी का, और ये बहुत बड़ा ये मैसेज जाएगा पाकिस्तान को भी और चीन को भी। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान एलओसी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं वहाँ पे एलएसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों मुल्कों को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अकेले नहीं हैं। अब हिंदुस्तान अकेले नहीं रहा, बड़ी शक्तियाँ हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई है। और रीजनल पावर जो है, जो रीजनल शक्तियाँ हैं, ईरान एक मुल्क है जो काफी शक्तिशाली है। और जहाँ तक ये जो है मॉस्को की मीटिंग के बाद, जो एससीओ की मीटिंग के बाद जो इन्होंने अपना स्टॉक, जबकि यहाँ पे ईरानी मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बायलैटरल और इश्यूज पे जो है बात किया, अफगानिस्तान पे बात किया, इनका जो अपना कॉपरेशन है तेहरान और न्यू दिल्ली के बीच में, उससे बात किया। तो ऐसा लगता है। और जहाँ तक ईरान के अपना संबंध है हिंदुस्तान से, तो आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे चाबहार जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे कुछ अरसे से अभी काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह जो है अमेरिकन प्रेशर, जो अमेरिकाई का प्रेशर है, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, ठप पड़ा हुआ है। रेलवे नेटवर्क है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये मैसेज जाता है पाकिस्तान को भी और चीन को भी, क्योंकि वो बिल्कुल मैसेज जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जरा बताइए, तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की मुलाकात करना, ये चीन और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मैसेज, कितना सख्त संदेश? देखिए, दो स्ट्रैटेजीज लगातार जिन पर काम किया जा रहा है, वो है एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज और एक है मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का हमने नुमाइना या फिर हमने उसका छोटा सा एग्जांपल समीर 29 और 30 तारीख को देखा, उसके बाद भी हमने एक एग्जांपल देखा 31 तारीख को। अब जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज है उसका हिस्सा था राजनाथ सिंह का ईरान में एकदम दौरा करना और बायलैटरल मीटिंग करना। इसके दो पर्पज थे समीर, अगर आप इसको समझे। पहला ये कि यूएस, इजराइल और यूएई का जो अलायंस बन रहा है उसको लेकर ईरान बहुत ज्यादा खफा है, उसमें जाकर अपनी बारी
बारे में अपने पक्ष रखना कि हमारा इस अलायंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारे संबंध ईरान से बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे पहले थे। दूसरा था लगातार चाबार के अंदर जो चीन इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो लगातार चीन उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्लियर कट मैसेज करना कि भारत के करीबन $400 बिलियन का खर्च किया हुआ है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और चीन लगातार वहां पर घुसपैठ या फिर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन को ये दोनों ही पॉइंट पर काउंटर करना और ये समझाना ईरान को कि हमारे और आपके रिश्ते बिल्कुल सही रहेंगे, हमारे टाइज बहुत लंबे सालों के हैं। बिल्कुल सही आपने कहा सुमित, एक मुलाकात के जरिए कई मैसेजेस देने की कोशिश की गई है। इस मुलाकात में आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, आईएसआई का आतंकी कनेक्शन। जी हां, एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का अधिकारी है सलाउद्दीन। जी हां, सैयद सलाउद्दीन, जाना माना आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ। भारत के हाथ पाक को बेनकाब करने वाली सीक्रेट चिट्ठी लगी है। इस सीक्रेट चिट्ठी में सलाउद्दीन के वाहन को ना रोकने का निर्देश दिया जा रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर चलाता है आतंकी गतिविधियां सैयद सलाउद्दीन। ये एक बार फिर साफ हुआ है। अब पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली आईएसआई के डायरेक्टर की यह चिट्ठी दरअसल क्या कह रही है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। कितनी बड़ी बात है, यानी एक सरकारी चिट्ठी में इस बात का खुलासा हो रहा है कि सैयद सलाउद्दीन कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो आईएसआई का अफसर है। इसलिए पाकिस्तान में धड़ल्ले से उसकी गाड़ियों को घूमने देना चाहिए और फोर्सेस को उसकी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। कितनी बड़ी बात देखिए निकलकर सामने आई। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली ये चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसमें आईएसआई का डायरेक्टर क्या कहता है, वो कहते हैं कि हमारे अधिकारी हैं आतंकी सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन को अपना अफसर बता रहा है आईएसआई का डायरेक्टर। आईएसआई इस्लामाबाद यूनिट के साथ वो काम कर रहे हैं, ये लिखा जा रहा है बाकायदा इस लेटर में। लिहाजा कोई भी सिक्योरिटी जांच हो तो इनको क्लियर स्टेटस दे दिया जाए और इनकी गाड़ियों को चेक ना किया जाए। ये आईएसआई के ऑफिशियल लेटर में लिखा जा रहा है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लेटर में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। आईएसआई के खत में सलाउद्दीन की कार का जिक्र भी किया गया है, नंबर वगैरह भी दिया गया है कि ये सैयद सलाउद्दीन की कार है। 2013 का ये मॉडल है। आतंकी की टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी है जिससे ये टेररिस्ट चलता है और उसके लिए बाकायदा लेटर जारी किया गया है सलाउद्दीन के लिए। ये जारी पत्र 31 दिसंबर 2020 तक मान्य है, यानी अभी भी मान्य है। अभी भी धड़ल्ले से सलाउद्दीन की गाड़ियां कहीं भी मूव कर सकती हैं। सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अब क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान। एफएटीएफ की अक्टूबर में बैठक होनी है। पाकिस्तान को बेनकाब करने में यह चिट्ठी बहुत बड़ा और अहम सबूत साबित होने जा रही है। फरवरी 2020 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 4 महीने का वक्त देकर आतंकियों को फंड देने वालों पर एक्शन लेने को कहा था। क्या एक्शन लिया जा रहा है ये देखिए आप कि आईएसआई जो है वो बाकायदा लेटर जारी कर रही है कि सैयद सलाउद्दीन तो हमारे अफसर हैं, आतंकवादी नहीं है। एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 27 चीजों पर काम करने को कहा था। पाकिस्तान ने 14 पर ही काम किया और यह सिलसिला लगातार जारी रहा, इसीलिए उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया। अब ब्लैक लिस्ट में डालने का खतरा है और उसके बावजूद भी करतूतें आप देखिए आतंकी मुल्क की। आईएसआई सलाउद्दीन कनेक्शन वाली चिट्ठी के बाद अब एफएटीएफ पाकिस्तान पर नकेल कस सकता है और उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। ये बात निश्चित तौर पर अब कही जा सकती है। और हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से फखर यूसुफजई साहब मौजूद हैं। फखर यूसुफजई साहब, वही मैं कहता हूं ना, अक्सर आपके साथ मेरी बातचीत हुई है तो मैं यही कहता हूं कि पहले तो ढके छुपे अंदाज में चीजें की जाती थी, अब तो खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है आतंकवाद का, दहशतगर्दी का। क्या कहेंगे अब इस पर? आईएसआई के डायरेक्टर खुद चिट्ठी लिख रहे हैं, सैयद सलाउद्दीन को अपना अफसर बता रहे हैं। समीर, सबसे पहले तो ये बात कि आईएसआई के डायरेक्टर ने कोई चिट्ठी लिखी है और वो आप लोगों के हाथ लग गई, ये तो मुझे लगता है किसी ताने का, जिस तरह एसएचओ होता है, स्टेशन क्वार्टर ऑफिसर जो होता है, ये तो मुझे उसका कोई मतलब काम लगता है। अगर आईएसआई इस तरह के काम करने लग गई
तो भाई आईएसआई तो ना हुई, वो तो मुझे लगता है कि यार वो जिसे कहते हैं ना, कर ही रही है ना फखर यूसुफजई साहब। ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया में बदनाम है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। आप लोगों का अपना काम है, बिल्कुल आप करेंगे। आपकी रॉ जैसे मतलब उसको बड़े अवार्ड मिले हैं अच्छे काम करने के। स्पाई एजेंसी है भाई, स्पाई एजेंसी का और क्या काम होता है? आपकी रॉ क्या करती है? इंडिया अफगानिस्तान की क्या करती है? उनका काम है। लेकिन ये अगर इस तरह की चीजें वो करे कि यार वो लेटर लिख के और वो आपकी मीडिया के हाथ लगे। अरे किसी देश की खुफिया एजेंसी का काम क्या है फखर यूसुफजई साहब? एक जर्नलिस्ट होकर आप मुझे समझा रहे हैं, आप बताइए क्या काम है? किसी देश की खुफिया एजेंसी का काम क्या है? सैयद सलाउद्दीन जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट जो आपकी जमीन पर हैं, उनको अपना अफसर बता देना, यही काम है? मुल्क को प्रोटेक्ट करना। हाँ, आप भी बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने मुल्क के, अपने सरजमीन के ऊपर, जिनको यहाँ पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। वो बात आप ना करें, टेट फॉर टेट है। अगर आप कहेंगे कि आप करेंगे और आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, अच्छा सारे लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए फिर सैयद सलाउद्दीन को तो आपने अपना अफसर बता दिया, आईएसआई ने अपना अफसर बता दिया, हाफिज सईद और मसूद अजहर को कब अपना ऑफिसर डिक्लेयर कर रही है आईएसआई? वो आईएसआई वाले आईएसआई जाने और उनके अफसर मुलावर जिसे कहते हैं ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है फखर यूसुफजई साहब, मैं आता हूं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। उद्धव ठाकरे के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ये अभी जानकारी सामने आ रही है। जाहिर है इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। उद्धव ठाकरे का जो मुंबई में घर है, मातोश्री के नाम से जिसे जाना जाता है, उसको उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद मातोश्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस वक्त मुंबई से सीधे जुड़ गई हैं। शिवांगी, पूरी खबर तफसील से बताएं, किसने दी धमकी? देखिए समीर, आपको बता दें कि मातोश्री, जो कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका घर है और ये मुंबई के बीकेसी में स्थित है। इसको उड़ाने की धमकी दी गई है। जो कॉल्स हैं वो दुबई से आए हैं और दाऊद इब्राहिम के नाम पर ये सारे कॉल्स आए हैं। लैंडलाइन पर मातोश्री के ये कॉल आया है, जिसके बाद से आपको बता दें कि पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मातोश्री के आसपास पहले से ही काफी सुरक्षा रहती थी, लेकिन अब जो ये कॉल्स आए हैं लैंडलाइन पर, उसके बाद मातोश्री की सुरक्षा दुगनी कर दी गई है। हालांकि ये कॉल कौन कर रहा था इस पर मुंबई पुलिस जो है जुटी हुई है, लेकिन इस वक्त की यही खबर है कि कॉल आ रहे हैं मातोश्री को उड़ाने की। समीर, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ शिवांगी। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कसवर अब्बास हमारे जो संवाददाता हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, देखिए हर किसी को यह पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है और अब दाऊद इब्राहिम के हवाले से बाकायदा धमकी दी गई है हिंदुस्तान के एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि तुम्हारा घर बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन बड़ा डिफरेंट है कि हमें देखना पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम के जब पाकिस्तान में मौजूदगी की बात होती है तो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कंक्रीट सबूत नहीं दिया। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने तो खुद भी 3-4 साल इनके पीछे लगा रहा हूं, मुझे कोई क्लू नहीं मिल सके दाऊद इब्राहिम के यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूदगी के। अगर ये वाकई है, इतना बिलीव है इंडिया में, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनकी डिप्लोमेसी जो है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी स्ट्रांग है, तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह FATF का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अगर उनके पास क्लू है तो जाहिर है कभी बम को जड़ाने से धमकी मिलती है पाकिस्तान से, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मैं समझता हूं कि इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि 2-3 चैनल इस्तेमाल करें। एक तो पाकिस्तान में इनको सबूत दें, दूसरा यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल एक हो सकता है। लेकिन जो मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर जानता हूं, तो मेरा ख्याल है कि दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने के शवाहिद आज तक कोई मिले नहीं है। चलिए ठीक है, आप अपनी जानकारी के हिसाब से ये बता रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पास ये पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान में ही रह रहा है दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की सेना और ISI की हिफाजत में रह रहा है, ये भी बता दें। हालांकि ये जो फोन कॉल आई है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्रेस हुई है दुबई से 3-4 बार फोन किया गया है। बहरहाल एक और अहम खबर इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए, कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का एक और सबूत मिला है। ISI की पनाह में पले पूर्व तालिबानी कमांडर का खुलासा सामने आया। कश्मीर में जिहाद करने के लिए ISI ने तालिबान को खत लिखा था। लश्कर जैश की तरह कश्मीर में जिहाद के लिए न्योता दिया गया था।
कश्मीर में जिहाद के लिए तालिबान को ये खत लिखा गया था और ये अब सामने आया है। तालिबान से हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की मांगी गई भीख आईएसआई की पनाह में कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का ये एक और बड़ा सबूत है। और हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि दुनिया के सामने ये साबित किया जा सके कि बड़े हालात खराब हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बहरहाल तालिबानी पूर्व कमांडर क्या पोल खोल रहा है। आईएसआई ने टीटीपी को यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाक के खिलाफ संघर्ष खत्म करने पर नेटो से बचाने में मदद के साथ पैसा और हथियार देने की बात कही। यह कह रहा है तालिबान का पूर्व कमांडर। आईएसआई जनरल शुजा पाशा ने टीटीपी लीडर रहमान से भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की जंग में शामिल होने की अपील की। गजवाए हिंद ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है तालिबान की तरफ से और बड़े आतंकवादी संगठनों की तरफ से, लेकिन गजवाए हिंद का जवाब जज्बाए हिंद ने हमेशा दिया है और आगे भी दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, चेंज करते हैं और क्या किस तरह से ये पोल खोल रहा है कमांडर। शुजा ने कहा था कि टीटीपी और पाक सेना को साथ मिलकर अमेरिका और नेटो को अफगानिस्तान से बाहर करना चाहिए। तो ये तालिबानी जो पूर्व कमांडर है ये दरअसल पाकिस्तान की फितरत की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। फकर यूसुफजई साहब, बहुत छोटा सा सवाल अब आपसे, और कितने सबूत चाहिए? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर में कोई टीटीपी का तालिबान पकड़ा गया टेररिस्ट है या जो उसकी कोई आप कह रहे हैं कि कोई वीडियो या जो भी आपको एविडेंस मिली है, मुझे ये बताएं कि टीटीपी के खिलाफ तो पाकिस्तान की फोर्सेस पिछले 20 सालों से भाई लड़ रही है। कुन्नड़ अफगानिस्तान में उनके अड्डे हैं, वहां से वो पाकिस्तान में अटैक्स भी करते हैं, उन्होंने जो है बम धमाके भी किए। और एक बात मैं आपको बता दूं समीर, जिस दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान उन्होंने कश्मीर का रुख किया, जो आपका कश्मीर मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, बिलीव मी विद इन अ वीक कश्मीर में एक हिंदुस्तानी फौजी नहीं रहेगा। बिल्कुल मैं आपको गारंटेड ये बात कर रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो ये चीज खत्म हो जाएगी, कश्मीर एक तरफ हो जाएगा, उसका मसला ही सॉर्ट आउट हो जाएगा और जो आपकी वहां पे जितनी भी फोर्सेस है वो खत्म हो जाए। वो लोग क्योंकि उनका काम एक है, सिंगल, उन्होंने मरना है और जिस बंदे ने मरना होता है ना उसको किसी को मारना उसके लिए मसला नहीं होता। अमेरिका के साथ उन्होंने अफगानिस्तान में किया, पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तानी एजेंसी के साथ क्या किया, ये आपके सामने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये ऐसे पाकिस्तानी मैं नहीं बता रहा, इंटरनेशनल आपको न्यूज़पेपर्स भी बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी आपको बता रहा है, आपको भी इससे बिल्कुल मदद पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ शशि अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, अब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने इतने सारे सबूत दिखाए, इससे पहले दाऊद इब्राहिम को भी आप उसमें जोड़ लीजिए, आईएसआई के डायरेक्टर बाकायदा लेटर जारी कर रहे हैं, सैयद सलाउद्दीन को अपना अफसर बता रहे हैं, फिर तालिबान के पूर्व कमांडर का खुलासा, मतलब और कितने सबूतों के जरिए यह साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है? देखिए, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और जिम्मेवार ओहदेदार होने के नाते मुझे बातों तो कोई ज्यादा अचरज नहीं होता है, क्योंकि ये लोग और कोई भाषा बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो अगले दिन गुम हो जाएंगे पाकिस्तान से। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान और आईएसआई के ये जो सर्टिफिकेट देने का वो है तरीका है, जितने भी टेररिस्ट वहां पे हैं इन्होंने एक नॉमिनल रोल बनाया हुआ है और वो नॉमिनल रोल कई मीडिया चैनल्स में आ चुका है। इसकी ये क्योंकि ये ओपन डोमेन में है इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें हर एक टेररिस्ट को ये पास दिया हुआ होता है, आईएसआई का पास होता है और एक नॉमिनल रोल में उसका ये जो होता है कि उसका स्पॉन्सर कौन है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। तो जहां कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है ऑपरेट करने में, वो उस ऑफिसर को रिंग करेगा, उनके नंबर भी हैं, इतने तक डिटेल हमारे पास है। और ये सारा जो ये आप अभी देख रहे हैं, ये जो प्रूफ आपके पास है, ऐसे ही प्रूफ जो है के जो टेररिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उन सबके पास भी ये फैसिलिटी मौजूद है और ये मौजूद इन्होंने
आईएसआई ने कराई थी। ठीक है, ठीक है। अनिल त्रिगुनायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, ऐसे तो पाकिस्तान कल को जितने बड़े बड़े टेररिस्ट उसकी सरजमीन पर पाले पोसे जा रहे हैं, सबको अपना अफसर घोषित कर दे, क्या ये सब करके एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट से बच सकता है क्या पाकिस्तान किसी भी तरह से? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो ब्लैक लिस्ट की तलवार है, इसका मतलब है कि उनका पूरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फाइनेंसिंग, ट्रेड, एड, सब पे फर्क पड़ेगा इस चीज का। और उसको बचाने की वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पीछे, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, कई मेजर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके प्रोफॉर्मा कहूँगा मैं, कोई असली काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनको लिस्ट किया, उनके अकाउंट्स वगैरह क्लोज किए। तो ये वो इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि वहाँ पर जो आईएसआई है या वहाँ की मिलिट्री है, वो उनकी सरपरस्ती में ही ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स पल रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट इस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यूज़ करना वहाँ की एक स्टेट पॉलिसी है, तो वो उसको करते रहेंगे हमेशा। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक हेवन है टेररिज्म है। वहाँ पर एक मदरसे, क्या स्कूल चल रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग मैदान, बिल्कुल सही, ये बात सबको मालूम है। और इसीलिए उनके सबसे ज़्यादा, अगर आप सैंक्शंस देखेंगे तो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट जो टेररिस्ट, उन्होंने खुद ही कहा कि 40 टेररिस्ट ग्रुप यूएन में खुद एडमिट किया हुआ है, हमारे यहाँ पर हैं। तो ये सारे जो चल रहे हैं इस वक्त में, वो सिर्फ उनके उसमें चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि टेरर जो है वो स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हो गया है पाकिस्तान की। इमरान खान खुद कहते हैं ओसामा बिन लादेन को शहीद, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को क्या एक्सपेक्ट किया जाए ऐसे? एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी में तनाव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब ब्रिटेन ने अपना एयरक्राफ्ट करियर भेज दिया है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट करियर पहुंच चुका है। साउथ चाइना सी में चीन की चौतरफा घेरेबंदी दरअसल हो रही है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोत पहले से ही मौजूद हैं। हिंदुस्तान भी अपना वॉरशिप भेज चुका है। और आप देखिए, ताइवान से तो चुनौती मिल ही रही है लगातार चीन को साउथ चाइना सी में। और दरअसल तमाम जो दुनिया की बड़ी महाशक्तियां हैं, वो इस वक्त साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को सीधी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। अब ब्रिटेन की मौजूदगी क्या बता रही है मनीष झा? देखिए समीर, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा था कि यूरोपीय देश भी इस मामले में साउथ चाइना सी में आए, तो पहल करते हुए ब्रिटेन ने अपने नेवी को साउथ चाइना सी भेज दिया है। और 2 दिन पहले जर्मनी की तरफ से चीन के विदेश मंत्री को यह कहा गया कि आप यूरोपीय देशों को धमकी देना बंद करें। फ्रांस ने पहले ही चीन को आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। अब अगर आप देखें तो यूरोप के इस युद्ध में आ जाने के बाद या इस पूरे समीकरण में आ जाने के बाद निश्चित तौर पर चीन के खिलाफ न सिर्फ साउथ चाइना सी में दबाव बना है, बल्कि एक जो बड़ी मोर्चाबंदी थी जिसमें लगभग दुनिया के वो तमाम प्रमुख देश शामिल हैं, वो सब चीन को घेरने में कामयाब होते दिख रहे हैं साउथ चाइना सी में। और बस अब इंतजार है किसी भी एक छोटी से मिस एडवेंचर की, जो अगर चाइना की तरफ से होता है तो उसकी भारी कीमत चीन को चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल, साउथ चाइना सी में किस तरह से चीन चौतरफा घिरता जा रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको दी। एक और अहम खबर आपको बता दें, बहुत जल्द कुछ बड़ा करने की फिराक में है अमेरिका। हिंद महासागर में अमेरिकी जंगी बेड़े सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। गुआम एयरबेस पर 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। एयरक्राफ्ट करियर, परमाणु बॉम्बर और मिसाइलें पूरी तरह से रेडी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर इस वक्त मौजूद हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर सुधीर, किस तरह से अब आप देखते हैं साउथ चाइना सी, जिसमें चीन अपना दबदबा समझता था, आज उस दबदबे को हिंदुस्तान समेत दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियां सीधी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, साउथ चाइना सी बहुत महत्वपूर्ण एक समुद्र है और चीन लंबे समय से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवमानना करता रहा है। 2016 में यूनाइटेड नेशन के एक पंचायत ने चीन के खिलाफ और फिलीपींस के फेवर में निर्णय दिया था, उसकी भी अवमानना चीन ने की है। तो दुनिया लंबे समय से चीन को ये वार्निंग देता आ रहा है कि भाई आप ठीक ढंग से साउथ चाइना सी में रहो, लेकिन चीन लगातार उसको वायलेट करता रहा। तो इसलिए आज दुनिया को वहाँ आना पड़ा है और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपनी दादागिरी छोटे देशों पर जो आसियान के हैं
उस पर इस आधार पर दिखाता रहा है कि साउथ चाइना सी में हमारा साम्राज्य रहेगा, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान के वहां नौसेना के उपलब्ध होने से चीन के इस दादागिरी पर नकेल लगा है और चीन अपने ही घर में, अपने ही आंगन में घिर गया है और चीन के लिए ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे सर आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी हुई। वर्ल्ड वॉर 3 में कोरोना की एंट्री, यूएसए जंगी जहाज रोनाल्ड रीगन पर कोरोना की एंट्री हो गई। देखिए ये इस वक्त की बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज है, वर्ल्ड एक्सप्लोसिव न्यूज है। रोनाल्ड रीगन में तैनात कई नाविक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। और फुल एंड फाइनल में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।